नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे आर्थिक मॉडल की पड़ताल करने वाले हैं जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है। अर्थव्यवस्था किसके लिए है? मुनाफे के लिए या इंसान की भलाई के लिए? बिल्कुल। सोचिए एक ऐसी औद्योगिक नीति के बारे में जो अर्थव्यवस्था को समाज के कल्याण का एक जरिया मानती हो, अपने आप में एक लक्ष्य नहीं। और ये सवाल आज के दौर में एआई और ऑटोमेशन के युग में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, जहां आर्थिक असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। हमारे पास प्रौद्योगिकी की औद्योगिक नीति और आर्थिक संरचना से कुछ अंश है, और आज हमारा मकसद है कि इन दस्तावेजों की गहराई में उतरे। हम इस पूरे मॉडल को एक इमारत की तरह समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी नींव देखेंगे, फिर इसकी मंजिलें, और आखिर में देखेंगे कि उस इमारत में रहने वाले लोगों यानी श्रमिकों की जिंदगी कैसी होगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का, क्योंकि ये मॉडल सच में एक पूरी नई संरचना बनाने की बात करता है, कोई छोटे मोटे सुधार की नहीं। तो चलिए नींव से ही शुरू करते हैं। इन दस्तावेजों में जो सबसे पहली और दिलचस्प बात है वो है उद्योगों का वर्गीकरण। ये मॉडल पूरी औद्योगिक व्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटता है। जी, ये क्या है और ये काम कैसे करता है? हाँ, तो ये जो 3 स्तरीय संरचना है, यही इस मॉडल का आधार है, इसकी नींव। ओके। पहला स्तर है मूलभूत उद्योग यानी की इंडस्ट्री। ये वो विशाल, बड़े और जटिल उद्योग है जो पूरी अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं जीवन रेखाएं हैं। जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, बिजली उत्पादन, वो सारी चीजें जिनके बिना कोई दूसरा उद्योग मतलब एक कदम भी नहीं चल सकता। ठीक है, ये तो अर्थव्यवस्था के खंभे हो गए। तो इन पर नियंत्रण किसका होगा? किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी का? यहीं पर ये मॉडल एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। दस्तावेज के मुताबिक ये उद्योग सीधे स्थानीय सरकार के नियंत्रण में होंगे। स्थानीय सरकार के? हाँ, पर असली क्रांतिकारी बात इनके काम करने का सिद्धांत है। इनका संचालन होगा ना लाभ ना हानि के सिद्धांत पर। 1 मिनट, ना लाभ ना हानि। जी, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तो आज की पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद को ही पलट देता है। आज तो हर कंपनी मुनाफे के लिए ही काम करती है। बिल्कुल। इस मॉडल में अर्थव्यवस्था का इंजन मुनाफा नहीं बल्कि सामाजिक उपयोगिता है। आप सोचकर देखिए, अगर बिजली बनाने वाली कंपनी कोई मुनाफा नहीं कमाएगी तो वो बिजली सिर्फ अपनी लागत पर बेचेगी। अच्छा। इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फैक्ट्रियों में सामान बनाने की लागत कम हो जाएगी, किसानों के लिए सिंचाई सस्ती होगी और हमारे आपके घरों का बिल भी कम आएगा। तो ये असल में लोगों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है। बिल्कुल। मुनाफे को कुछ हाथों में केंद्रित करने के बजाय उसके फायदे को पूरी अर्थव्यवस्था में फैला दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई मुनाफा ही नहीं है तो फिर इनोवेशन या बेहतर होने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। आज तो कंपनियां एक दूसरे से बेहतर बनने के लिए ही नए आविष्कार करती हैं, है ना? सही। ये मॉडल प्रेरणा को मुनाफे से नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवा और कुशलता से जोड़ता है। जैसे एक अच्छी पब्लिक लाइब्रेरी का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि बेहतर सेवा देना होता है। अच्छा उदाहरण है। यहाँ भी लक्ष्य होगा कि कम से कम लागत में सबसे अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल कैसे उपलब्ध कराया जाए। प्रेरणा प्रतिस्पर्धा से नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी से आएगी। समझ गया। लेकिन इन बड़े उद्योगों जैसे स्टील प्लांट को तो एक ही जगह पर केंद्रित करना पड़ता है। क्या स्रोत इस केंद्रीकरण के खतरों के बारे में भी बात करता है? हाँ, और ये बहुत दूर की सोच है। मॉडल में विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन ये भी माना गया है कि कुछ उद्योग हर जगह नहीं लग सकते। राइट। इसलिए जहां केंद्रीकरण जरूरी है वहां उसके दुष्प्रभावों को लेकर भी चेतावनी दी गई है। जैसे बड़े शहरों में ताजे फल सब्जियों की कमी, प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्याएं और अपराध का बढ़ना। हाँ, वो भी। दस्तावेज ये भी कहता है कि भविष्य में अगर तकनीक बदले तो इन बड़े उद्योगों को भी विकेंद्रीकृत कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई नींव। अब इमारत की पहली मंजिल पर आते हैं। मूलभूत उद्योगों के बाद दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है वृहद उद्योग यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके। ये मध्यम आकार के उद्योग हैं जो मूलभूत उद्योगों से कच्चा माल लेकर उपभोक्ता के लिए सामान बनाते हैं और इन्हें सहकारी संस्थाओं यानी कोऑपरेटिव्स द्वारा चलाया जाएगा। कोऑपरेटिव्स? जी, असल में यह अर्थव्यवस्था का मुख्य कमर्शियल क्षेत्र होगा। कोऑपरेटिव्स यानी जहां काम करने वाले और कभी-कभी उपभोक्ता भी मिलकर मालिक होते हैं। जी, ये तो एक तरह से औद्योगिक लोकतंत्र हुआ है ना? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, औद्योगिक लोकतंत्र।
इसका लक्ष्य एकाधिकार बनाना या ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को संगठित करना, उन्हें सामूहिक रूप से उनकी आजीविका का जिम्मा देना और उनके आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना। अच्छा, तो सरकार और कॉपरेटिव्स बड़े उद्योगों को संभाल रहे हैं, तो फिर एक आम इंसान के लिए क्या बचा? क्या इस मॉडल में व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए कोई जगह है? बिल्कुल है, और वो है तीसरा स्तर, लघु और कुटीर उद्योग। ये व्यक्तिगत स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय हैं, जैसे दर्जी की दुकान, मिठाई की दुकान या पान की दुकान। ठीक है। इन्हें मुनाफा कमाने की अनुमति होगी, लेकिन एक सीमा के अंदर। दस्तावेज में साफ लिखा है कि अगर कोई निजी उद्योग बहुत बड़ा होकर एकाधिकार बनाने की कोशिश करे तो उसे एक सहकारी संस्था यानी एक कोऑपरेटिव में बदलना होगा। मतलब व्यक्तिगत सफलता की गुंजाइश है, लेकिन शोषण की नहीं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल, और कुटीर उद्योगों को तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। अच्छा। हाँ, दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि अगर इन्हें सही तरीके से संगठित किया जाए तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर महिलाओं को रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता दे सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 स्तरीय ढांचा है, सरकारी नींव, सहकारी मंजिलें और निजी दुकानें। लेकिन ढांचा बनाना एक बात है और उसे गिरने से बचाना दूसरी। वही तो। क्या स्रोत ये बताता है कि इस जटिल मशीन को चलाने के लिए कितने लोगों की और कहां-कहां जरूरत होगी ताकि ये संतुलन में रहे? हाँ, और ये इस मॉडल का सबसे आकर्षक और शायद सबसे विवादास्पद पहलू भी है। बताइए। ये सिर्फ उद्योगों के प्रकार नहीं बताता, बल्कि एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए एक पूरा नुस्खा देता है कि कितने लोगों को किस क्षेत्र में काम करना चाहिए। एक नुस्खा, ये तो सुनने में बहुत सटीक लगता है। क्या है वो आंकड़े? दस्तावेज के अनुसार एक संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या का वितरण कुछ इस तरह होना चाहिए। कृषि पर निर्भरता 30% से 40% के बीच। ठीक है, 30 से 40%। फिर आते हैं कृषि निर्भर शिल्प यानी एग्रो इंडस्ट्रीज, जैसे आटा मिल, चीनी मिल, कपड़ा मिल, जो खेती के उत्पाद पर काम करते हैं। इनमें लगभग 20% आबादी को काम करना चाहिए। इसके बाद है कृषि सहायक शिल्प यानी एग्रो इंडस्ट्रीज। ये वो उद्योग हैं जो कृषि के लिए जरूरी सामान बनाते हैं, जैसे खाद, ट्रैक्टर या सिंचाई के उपकरण। इनमें कितने? इनमें भी लगभग 20% आबादी होनी चाहिए। एक मिनट रुकिए, अगर हम इन्हें जोड़ें, 40% कृषि में, 20% एग्रो इंडस्ट्रीज में और 20% एग्रिको इंडस्ट्रीज में, ये तो 80% आबादी हो गई जो सीधे या परोक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। बिल्कुल। आज की सर्विस आधारित अर्थव्यवस्थाओं से ये बिल्कुल उल्टा है। एकदम। ये दिखाता है कि ये मॉडल आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन को कितना ज्यादा महत्व देता है। तो बाकी 20%? इसके बाद जो सीधे तौर पर कृषि से नहीं जुड़ा है यानी अकृषिक उद्योग, उनके लिए 20% से 30% की सीमा रखी गई है, और बाकी बचे लगभग 10% लोग अन्य व्यवसायों और बौद्धिक कार्यों में होंगे। यहाँ पर यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। स्रोत सिर्फ ये आदर्श स्थिति नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होता है। हाँ, और ये आज की दुनिया की कई समस्याओं पर एक सीधी टिप्पणी है। कैसे? दस्तावेज के अनुसार अगर किसी देश में 20% से कम लोग अकृषिक उद्योगों में हैं, तो उसे औद्योगिक रूप से अविकसित माना जाएगा। ओके। ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति आय कम रहती है और वे अक्सर अपनी जरूरतों के लिए विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं, एक तरह से उनके सैटेलाइट बनकर। और इससे एक वैश्विक असंतुलन पैदा होता है जो तनाव का कारण बन सकता है। बिल्कुल। और सिक्के का दूसरा पहलू, अगर बहुत ज्यादा लोग उद्योगों में चले जाएं, जैसा कि कई पश्चिमी देशों में हुआ, उसे अति औद्योगिकरण या ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया है। अगर 30% से ज्यादा लोग अकृषिक उद्योगों में हैं, तो देश अति औद्योगिक हो जाता है। ऐसे देश इतना ज्यादा सामान बनाते हैं कि उसे अपने देश में खपा नहीं सकते। तो उन्हें बाजार चाहिए। उन्हें लगातार नए बाजारों की जरूरत पड़ती है, और इस बाजार की तलाश में वे दूसरे कम विकसित देशों पर अपना आर्थिक और कभी-कभी राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये तो आज की ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिक्स की कहानी लगती है। बिल्कुल। और अगर उन्हें बाजार नहीं मिलता तो उनके अपने देश में फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं और आर्थिक मंदी और बेरोजगारी फैल जाती है। तो ये मॉडल एक तरह के गोल्डिलॉक्स जोन की बात कर रहा है ना? न बहुत कम औद्योगिकरण, न बहुत ज्यादा। एकदम सही। एक आत्मनिर्भर और संतुलित आर्थिक इकाई जो न तो किसी का शोषण करे और न ही किसी पर निर्भर रहे।
ये पूरा ढांचा और उसका संतुलन एक मैक्रो लेवल पे तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन उस इमारत में रहने वाले आम इंसान का क्या? एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक आम मजदूर के लिए इस दुनिया का क्या मतलब है? अब हम इस मॉडल के दिल तक पहुंच रहे हैं, इसका मानवीय चेहरा। यहाँ मुनाफे या उत्पादन के आंकड़ों से ज्यादा जोर श्रमिक के कल्याण पर है। अच्छा। इससे तेरे और बुनियादी बात यह है कि सभी श्रमिकों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी मिलेगी। भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। ये उनका अधिकार होगा, चैरिटी नहीं। बिल्कुल, ये उनका अधिकार होगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के दौर में जब भी आधुनिकीकरण या ऑटोमेशन की बात होती है तो सबसे पहला डर नौकरियों के जाने का होता है। सही। इस मॉडल में तकनीक को लेकर क्या नजरिया है? यहाँ ये मॉडल बहुत ही भविष्यवादी और आशावादी दृष्टिकोण अपनाता है। दस्तावेज कहता है कि उद्योगों में आधुनिक तकनीक का पूरा स्वागत है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है? कि इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। ये कैसे संभव है? अगर एक एआई या एक रोबोट 2 लोगों का काम करने लगेगा तो उन लोगों की जरूरत तो कम होगी। ये तो आज की सबसे बड़ी आर्थिक दुविधा है। इसका समाधान बहुत सरल और सुंदर है। बताइए। मॉडल कहता है कि जैसे जैसे तकनीक से उत्पादन बढ़ेगा, काम के घंटे उत्तरोत्तर कम किए जाएंगे। काम के घंटे कम किए जाएंगे? जी। मान लीजिए एक मशीन 10 लोगों का काम करने लगती है, तो उन 10 लोगों को नौकरी से निकालने के बजाय उन सभी के काम के घंटे कम कर दिए जाएंगे, लेकिन उनका वेतन और सुविधाएं वही रहेंगी। यानी मशीन की वजह से जो फायदा हुआ वो मालिक की जेब में मुनाफे के तौर पे नहीं गया। बिल्कुल, वो बट गया, बल्कि सभी कर्मचारियों में ज्यादा खाली समय के रूप में बट गया। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फर्क है। यही तो बात है। तकनीक का मकसद मुनाफा बढ़ाना नहीं, बल्कि इंसान के जीवन को बेहतर बनाना है। बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ समाज को मिलेगा, कुछ व्यक्तियों को नहीं। और क्या क्या है श्रमिकों के लिए? और भी बहुत कुछ है। श्रमिकों के अपने संघ होंगे जिन पर राजनीतिज्ञों का नियंत्रण नहीं होगा। मुफ्त चिकित्सा, रहने के लिए घर की सुविधा, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, बीमा और छुट्टियों में घर जाने की सुविधा। एक पूरी कल्याणकारी व्यवस्था। हाँ, एक लंबी सूची है। वेतन सिर्फ पैसे के रूप में नहीं, बल्कि जरूरी सामान और सेवाओं के रूप में भी दिया जा सकता है। अच्छा, ये क्यों? ताकि महंगाई या बाजार के उतार चढ़ाव का असर श्रमिक की बुनियादी जरूरतों पर ना पड़े। ये एक अच्छा पॉइंट है। और अंत में जो बात इस मॉडल को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि ये श्रमिक को सिर्फ एक उत्पादन की इकाई नहीं मानता। दस्तावेज कहता है कि श्रमिक को उनके खाली समय में अपनी कलात्मक और आध्यात्मिक रुचियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो संक्षेप में हमने एक ऐसे मॉडल की रूपरेखा देखी जो 3 स्तरीय औद्योगिक संरचना पर आधारित है। मूलभूत उद्योग सरकार के हाथ में, बड़े उद्योग सहकारिता के जरिए और छोटे उद्योग निजी हाथों में। जी। ये अविकसित और अति औद्योगिकरण दोनों के खतरों से बचने के लिए एक संतुलित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखता है। और जिसमें मुनाफे से ज्यादा जोर श्रमिक कल्याण और मानवीय विकास पर है। बिल्कुल। इसका मूल विचार यही है कि आर्थिक संरचना को सीधे तौर पर सामाजिक कल्याण और स्थिरता से जोड़ा जाए। अर्थव्यवस्था को अपने आप में एक लक्ष्य नहीं, बल्कि मानवीय प्रगति का एक साधन माना जाए। स्रोतों में एक विचार दिया गया है कि जैसे जैसे तकनीक उत्पादन बढ़ाएगी, काम के घंटे कम कर दिए जाएंगे। आज जब हम एआई को तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। बहुत ज्यादा। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए कि अगर एआई और ऑटोमेशन से होने वाली बेहिसाब बढ़त का लक्ष्य केवल कुछ कंपनियों का मुनाफा बढ़ाना नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए काम के घंटे कम करके उसे अपने जुनून, अपनी कला, अपने परिवार और अपनी रचनात्मकता के लिए ज्यादा खाली समय देना हो, तो हमारा समाज क्या कुछ हासिल कर सकता है।